भाई एक कजन के बारे में बताया करते थे जो 12 साल पहले घर छोड़ गया। जनेऊ उतार दिया और अब गिटार बजाते हुए भटकता रहता है। और ऊपर से आप नास्तिक भी हैं, है ना? भगवान वाले कॉन्सेप्ट पर मेरा ज्यादा यकीन नहीं रहा। भीड़ चिल्ला रही होती है, लाइट्स फ्लैश हो रही होती हैं और उस शोर के बीच एक लड़का अपनी ही दुनिया में खोया हुआ खड़ा होता है। उसका नाम है प्रभेंदु। हाथ में गिटार, आंखों में एक अधूरा सपना। वो सिर्फ म्यूजिक नहीं बजा रहा होता, वो खुद को साबित कर रहा होता है, हर स्ट्रिंग के साथ, हर नोट के साथ। जैसे वो ऑडियंस को नहीं बल्कि अपनी किस्मत को चैलेंज कर रहा हो। उसके लिए ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, ये उसका रास्ता है उस जिंदगी की तरफ जहां वो खुद को खोना नहीं चाहता। शो खत्म होता है, क्लैप्स गूंजती हैं, सब खुश होते हैं। बैंड के लोग ऑलरेडी अगले प्लान के बारे में एक्साइटेड होते हैं। तभी उनका मैनेजर आता है और कैजुअली बोलता है, 2 दिन बाद हम बाहर जा रहे हैं पार्टीज परफॉर्म करने। बस इतना सुनना था कि सबके चेहरे खिल उठते हैं। फॉरेन शोज, बिगर स्टेज, बिगर मनी, एग्जैक्टली वही जो हर आर्टिस्ट चाहता है। लेकिन हर स्टोरी में एक मोमेंट ऐसा आता है जो क्वाइटली सब कुछ बदल देता है। मैनेजर प्रभेंदु को साइड में ले जाता है और उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। मैंने बहुत ट्राई किया बट तुम्हारा वीजा अप्रूव नहीं हुआ, तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगे। बस इतना सा सेंटेंस। लेकिन उसके बाद जो साइलेंस आता है वो बहुत लाउड होता है। प्रभेंदु कुछ बोलता नहीं, लेकिन अंदर से जैसे सब कुछ रुक जाता है। जिस चीज के लिए वो इतना फाइट कर रहा था वही उसके हाथ से निकल जाती है। उसे बताया जाता है कि वीजा अब 2 महीने बाद आएगा, मतलब 2 महीने तक वो ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे जा सकता है। और कभी कभी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता तो वो पीछे लौट जाता है। प्रभेंदु भी वही करता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने गांव वापस जाएगा। उसका गांव जहां उसका नाम नहीं बल्कि उसके पिता का नाम चलता है। एक रिस्पेक्टेड पंडित जिनकी बात गांव में ऑलमोस्ट आखिरी मानी जाती है। हर पूजा, हर रिचुअल उन्हीं के बिना अधूरा होता है। आयरनी देखो बेबी, एक तरफ प्रभेंदु जो भगवान को मानता ही नहीं और दूसरी तरफ उसका घर जहां हर सांस में पूजा बसती है। जब वो घर पहुंचता है तो माहौल बिल्कुल अलग होता है। घर में सेलिब्रेशन चल रहा होता है, उसके पिता का 70th बर्थडे। हर तरफ लोग, हंसी, आवाजें। लेकिन प्रभेंदु के अंदर कुछ भी सेलिब्रेट करने जैसा नहीं होता। वो किसी से प्रॉपर्ली बात तक नहीं करता, सीधे अपने कमरे में चला जाता है, जैसे वो उस घर का हिस्सा होते हुए भी उसका हिस्सा नहीं है। और इसके पीछे एक पुरानी दरार है। सालों पहले जब उसकी माँ की मौत हुई थी, उस वक्त घर में एक छोटा सा पपी था जो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी दुनिया अचानक क्यों खत्म हो गई। वो बाहर खड़ा होकर लगातार रो रहा था, जैसे किसी को बुला रहा हो। तब प्रभेंदु ने सोचा, कम से कम इसे आखिरी बार उसका चेहरा दिखा दूं। वो उसे अंदर ले आता है माँ के पास। लेकिन शायद हर इंटेंशन सही होते हुए भी हर फैसला सही नहीं होता। उसी वक्त उसके पिता आ जाते हैं और उनका गुस्सा उस पूरे पल को तोड़ देता है। उनके लिए वो एक रिचुअल की इंसल्ट थी, प्योरिटी का वायोलेशन। और उसी गुस्से में वो प्रभेंदु को घर से बाहर निकाल देते हैं। बस वहीं से सब बदल गया। उस दिन के बाद प्रभेंदु ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, उसने अपने पिता से रिश्ता भी छोड़ दिया। अब जब वो वापस आया है सालों बाद, तो घर वही है, लोग वही हैं, लेकिन उसके अंदर जो दूरी है वो अब भी वैसी ही है। उसके लिए भगवान सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और पूजा बस एक रूटीन जिसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। काफी समय बाद प्रभेंदु घर लौटा था। घर वालों के लिए ये खुशी का मौका था, लेकिन उसके लिए ये बस एक फॉर्मल रिटर्न था। लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, प्यार से अपनापन दिखाते हुए, लेकिन प्रभेंदु बस सिर हिलाकर निकल जाता है। ना कोई इमोशन, ना कोई कनेक्शन। और सबसे बड़ी बात, वो अपने पिता की तरफ देखता तक नहीं, सीधा अपने कमरे में चला जाता है, जैसे उस घर में उसकी प्रेजेंस सिर्फ फिजिकल हो। दिल से वो अब भी दूर ही है, लेकिन जिंदगी उसे चैन से बैठने नहीं देती। कुछ ही दिनों में रियलिटी सामने आ जाती है। ना कॉन्सर्ट्स, ना शोज और ना ही पैसे। ड्रीम्स बड़े थे लेकिन पॉकेट खाली थी। आखिरकार मजबूरी इंसान से वो भी करवा देती है जो वो कभी करना नहीं चाहता। प्रभेंदु अपने दादाजी के पास जाता है, हल्की सी हेजिटेशन के साथ, और धीरे से बोलता है, थोड़े पैसे चाहिए, चाय पीनी है। ये रिक्वेस्ट छोटी थी, लेकिन उसके लिए ये ईगो से बड़ा कदम था। दादाजी उसे देखते हैं और साफ बोल देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सारे पैसे तुम्हारे पिता के पास रहते हैं, उनसे मांग लो। बस यही वो मोमेंट था जिससे वो भाग रहा था। पिता से बात करना उसके लिए ये सिर्फ ऑकवर्ड नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन जरूरत इंसान को झुका ही देती है। वो धीरे धीरे अपने पिता के पास जाता है, जैसे हर कदम उसे अतीत की तरफ खींच रहा हो, और बहुत हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे चाय के लिए पैसे चाहिए। उसके पिता उसे देखते हैं और बिना किसी इमोशन के बोलते हैं,
चाय के लिए पैसे क्यों? घर में किचन है, जा और खुद बना ले। सिंपल जवाब, लेकिन प्रभेंदु के लिए ये एक और चोट थी। उसे लगता है कुछ भी नहीं बदला, वो आज भी वैसे ही हैं, कंजूस, सख्त और दूर। लेकिन सच क्या है ये उसे अभी समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसकी जिंदगी में एक प्रैक्टिकल एंट्री होती है, उसका कजिन रुपेश। रुपेश वो इंसान है जो इस गांव में परफेक्टली फिट बैठता है। पूजा पाठ, रिचुअल्स, बिलीफ्स, यही उसकी दुनिया है। प्रभेंदु उसे देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, शायद यहीं कोई काम मिल जाए। वो रुपेश से कहता है कि उसके लिए कोई जॉब ढूंढ दे। रुपेश थोड़ा सोचता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है। जॉब क्यों ढूंढ रहा है, मेरे साथ चल। पूजा के इतने ऑफर्स आते हैं, तू मेरा असिस्टेंट बन जा, दोनों की अर्निंग भी हो जाएगी। आयरनी फिर से सामने खड़ी थी, बेबी। जिस इंसान को भगवान पर भरोसा नहीं, उसे अब भगवान के नाम पर कमाई करनी थी। प्रभेंदु तुरंत मना करता है, मुझे ये सब नहीं आता और ऑनेस्टली मैं बिलीव भी नहीं करता। लेकिन रुपेश उसे याद दिलाता है, बचपन में हमने साथ सीखा है, मंत्र तुझे मुझसे भी अच्छे आते हैं। अब यहाँ प्रभेंदु के पास दो चॉइसेस थीं, अपने ईगो को पकड़कर बैठा रहे या रियलिटी एक्सेप्ट करे। कुछ सेकंड का साइलेंस और वो डिसाइड कर लेता है, ठीक है, मैं करूंगा। बस यहीं से उसकी जिंदगी एक अजीब मोड़ लेती है। अब प्रभेंदु, जो कभी भगवान को मानता भी नहीं था, वो खुद लोगों के घर जाकर पूजा करने लगता है। वो मंत्र पढ़ता है, रिचुअल्स करता है और बदले में पैसे लेता है। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे रोल्स दे देती है जो वो खुद कभी चूज नहीं करता। बीच बीच में वो अपने असली पैशन की तरफ लौटने की कोशिश करता है। म्यूजिक स्टूडियो जाता है, गिटार उठाता है, लेकिन वहाँ भी वही रियलिटी उसका इंतजार कर रही होती है। टैलेंट अलोन इजंट इनफ। पैसे फिर भी नहीं मिलते और वो वापस उसी रास्ते पर लौट आता है, पूजा वाले। एक दिन एक घर में पूजा चल रही होती है। प्रभेंदु मंत्र पढ़ रहा होता है और रुपेश उसे बोलता है, पूरे घर में धूप दे आ। वो अंदर जाता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है और फिर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन अगले ही पल उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सब कुछ इतना अचानक होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और डॉक्टर साफ कह देते हैं, 3 महीने बेड रेस्ट। अब प्रॉब्लम ये थी कि रुपेश के बिना पूजा का काम रुक जाता। वो प्रभेंदु की तरफ देखता है, अब सारी पूजा तुझे संभालनी पड़ेगी और पैसे 50-50 बांट लेंगे। प्रभेंदु सुनता है और हल्का सा हंस देता है, काम सारा मैं करूं और आधा तुझे दूं, ये डील नहीं चलेगी। अब पहली बार वो नेगोशिएशन करता है, 60% मेरा, 40% तेरा। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उस लड़के का चेंज था जो अब सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल रहा था। रुपेश बिना ज्यादा आर्ग्यू किए मान जाता है, ठीक है, 40% मेरा, बाकी तेरा। डील सिंपल थी, लेकिन इसके बाद जो चेंज आया वो सिंपल नहीं था। अब प्रभेंदु ऑफिशियली एक पुजारी बन चुका था। वो लड़का जो भगवान को मानता तक नहीं था, अब लोगों के घर जाकर रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था। शुरुआत में ये बस पैसे कमाने का तरीका था, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। नई जगह, नया पंडित और सरप्राइजिंगली सब कुछ स्मूथ चलने लगता है। उसकी लाइफ पहली बार स्टेबल लगती है, जैसे केओस के बीच उसे एक टेम्पररी बैलेंस मिल गया हो। लेकिन बेबी, हर स्टेबिलिटी के पीछे एक स्टॉर्म छुपा होता है। एक दिन रुपेश उसे बुलाता है और उसकी आवाज इस बार थोड़ी सीरियस होती है। पास में एक डॉक्टर रहता है, उसका बेटा पिछले 23 दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है। ना किसी से बात, ना रिएक्शन, लोग बोल रहे हैं उसके अंदर कुछ आ गया है। ये सुनते ही प्रभेंदु तुरंत पीछे हटता है, मैं ये सब नहीं करता, ये तांत्रिक का काम है। लेकिन रुपेश उसे समझाता है, तुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस मंत्र पढ़ देना, बाकी सब हो जाएगा और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। बस यही वर्ड उसे रोक लेता है, पैसे। कभी कभी इंसान बिलीफ से नहीं, जरूरत से डिसीजंस लेता है। प्रभेंदु भी वही करता है और वो उस डॉक्टर के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। घर पहुंचते ही वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पहले रंगोली बनाओ और बच्चे को उसके बीच में बैठाओ। घर वाले उसकी हर बात मानते हैं। डर इंसान को ब्लाइंडली फॉलो करना सिखा देता है। वो लड़का सेंटर में बैठा होता है, सर झुका हुआ, बिल्कुल साइलेंट, इतना साइलेंट कि वो साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगता है। प्रभेंदु मंत्र पढ़ना शुरू करता है। हर शब्द उसके लिए सिर्फ एक डायलॉग है, लेकिन सामने बैठे लोगों के लिए वो उम्मीद है। पूजा खत्म होने पर वो कैजुअली कहता है, बच्चे को एक बार ऊपर देखने दो। और तभी वो लड़का, जो इतने समय से बिल्कुल मोशनलेस था, अचानक अपना सर उठाता है, सीधा प्रभेंदु की आंखों में देखता है। ना ब्लिंक, ना फियर, बस एक अजीब अनकंफर्टेबल स्टेयर। उस एक पल में कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये मिरेकल था। देखा, ठीक हो गया, खुशी,
राहत और तुरंत पैसे। प्रभेंदु पैसे लेता है और बिना ज्यादा सोचे वहां से निकल जाता है। उसे लगता है बस एक और काम, नथिंग सीरियस। लेकिन असली स्टोरी तो अब शुरू हुई थी। अगली सुबह एक डिलीवरी बॉय उसके दरवाजे पर खड़ा होता है। सर, आपके नाम का पार्सल है। प्रभेंदु कंफ्यूज हो जाता है। मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। फिर भी वो पार्सल ले लेता है। जब वो उसे खोलता है, अंदर से निकलती है एक लेडीज ड्रेस। बस यहीं से अनईजीनेस शुरू होती है। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया। फिर ये आया कैसे? वो तुरंत उसे साइड में रख देता है, जैसे इग्नोर करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम्स इग्नोर करने से खत्म नहीं होती, वो बस और पास आ जाती हैं। कुछ देर बाद वो अपना फोन चेक करता है और जो दिखता है वो उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। ऑर्डर उसी के फोन से प्लेस हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी डीपी भी चेंज हो चुकी थी। अब ये कोइंसिडेंस नहीं था, अब ये कुछ और था। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। ये सब कौन कर रहा है और कैसे? वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसकी सांस रुक जाती है। कमरे के अंदर कोई खड़ा था, एक लड़की। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़ी होती है, जैसे उसे वहां होना ही चाहिए। प्रभेंदु शॉक में पूछता है, तुम कौन हो? वो बिना किसी डर, बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देती है, मेरा नाम सुजाता है और हाँ, फोन मैंने ही यूज किया था। जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। इतना कहकर वो कैजुअली उसका गिटार उठा लेती है और उसे प्ले करना शुरू कर देती है। सेम कॉन्फिडेंस, सेम कंफर्ट, जैसे वो इस जगह की अजनबी नहीं बल्कि हमेशा से यही थी। तभी बाहर से दादाजी की आवाज आती है, ये गिटार बंद करो। प्रभेंदु घबरा कर बाहर देखता है, लेकिन दादाजी की नजर उस लड़की पर नहीं पड़ती, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, वो लड़की सिर्फ प्रभेंदु को ही दिख रही थी। अब कंफ्यूजन डर में बदलने लगता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये है कौन? और उससे भी बड़ा सवाल, ये यहाँ आई कैसे? उस पल अचानक प्रभेंदु के दिमाग में एक फ्लैश आता है। उसे याद आता है डॉक्टर के घर पर पूजा के दौरान वो लड़का जिसने अचानक उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे उसने कुछ पकड़ लिया हो। और अब वही कुछ उसके कमरे में खड़ा है। ये रियलाइजेशन जैसे उसके अंदर तक उतर जाता है। उसका दिल बैठने लगता है। मतलब जो भी उस बच्चे के अंदर था वो अब मेरे साथ है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन सामने खड़ी लड़की बिल्कुल काम रहती है। वो हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। प्रभेंदु कंफ्यूज्ड भी है और अनईजी भी। वो धीरे से पूछता है, कैसी मदद? लड़की की आवाज अब थोड़ी हैवी हो जाती है। जब मेरी मौत हुई सब कुछ खत्म हो गया। मुझे अपना नाम तक याद नहीं। मेरे पेरेंट्स कौन थे? मैं कैसे मरी? कुछ भी नहीं। उसकी बातों में एक खालीपन था, जैसे कोई इंसान नहीं, एक अधूरी कहानी बोल रही हो। मुझे अपनी पास्ट लाइफ जाननी है और तुम मेरी मदद करोगे। जब तक तुम ये नहीं पता लगा लेते कि मैं कौन थी, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनते ही प्रभेंदु के अंदर एक अजीब सी घबराहट भर जाती है। एक अननोन आत्मा जो उसके साथ रहेगी, ये आइडिया ही अनकंफर्टेबल था। लेकिन सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं थी। उस दिन के बाद वो लड़की सच में उसका पीछा करना शुरू कर देती है। प्रभेंदु जहां भी जाता वो हर जगह उसके साथ होती, कमरे में, सड़क पर, अकेले में। हर जगह उसकी प्रेजेंस उसे फील होने लगती है और धीरे धीरे ये क्यूरियोसिटी नहीं, इरिटेशन बन जाती है। उसकी जिंदगी अब नॉर्मल नहीं रही थी। कुछ दिन बाद वो फिर से उसी म्यूजिक स्टूडियो जाता है जहां पहले उसे इग्नोर कर दिया गया था। वो गिटार उठाता है और इस बार वो अलग तरीके से प्ले करता है, जैसे उसके अंदर कुछ चेंज हो चुका हो। परफॉर्मेंस खत्म होती है और इस बार उसे पूरा पेमेंट दिया जाता है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, बस डायरेक्ट रिस्पेक्ट और पैसे। प्रभेंदु हैरान रह जाता है। पहले यही लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे और आज अचानक सब बदल गया। उसके दिमाग में एक ही कनेक्शन बनता है, जब से ये लड़की मेरे साथ आई है तब से मेरी किस्मत बदलने लगी है। अब उसके लिए वो लड़की डर नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। शायद वो अनलकी नहीं है, शायद वो लकी है। धीरे धीरे चीजें और बदलती हैं। उसका म्यूजिक एक बड़ी मुंबई बेस्ड कंपनी तक पहुंच जाता है और वहां से उसे ऑफर मिलता है, हम तुम्हें अपने बैंड में इंक्लूड करना चाहते हैं। ये वही सपना था जिसके लिए वो इतने समय से स्ट्रगल कर रहा था और अब वो खुद उसके पास आ रहा था। प्रभेंदु के अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है और अब वो उस लड़की को अलग नजर से देखने लगता है। वो सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए वो उसे एक नाम देता है, माधुरी। एक आइडेंटिटी जो शायद उसने उसे दी या शायद खुद को कंफर्ट देने के लिए बनाई। अब दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनने लगता है,
रात को वो दोनों साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, मूवीज देखते हैं, यहाँ तक कि हॉरर मूवीज देखकर भी हंसते हैं। आयरनी देखो, एक इंसान और एक आत्मा साथ बैठकर गोस्ट स्टोरीज एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दिन प्रभेंदु उससे पूछता है, तुम आई कहाँ से हो? तुम्हें कुछ भी याद क्यों नहीं? माधुरी कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, मुझे कुछ क्लियर याद नहीं, लेकिन एक चीज याद है। उसकी आवाज अब भारी हो जाती है। जब मैं मरी थी, एक आदमी मेरे पास आया था और उसने एस से शुरू होने वाला एक शब्द कहा था। उस शब्द को सुनते ही सब खत्म हो गया। बस यही एक मेमोरी थी उसके पास, बाकी सब ब्लैंक। अब प्रभेंदु समझ जाता है ये कोई सिंपल केस नहीं है, इसमें कुछ बड़ा छुपा है। उसी समय उसे मुंबई का ऑफर भी मिला हुआ था, लेकिन वो अभी जाने का डिसीजन नहीं ले पाता। तभी माधुरी उसे पुश करती है, तुम्हें जाना चाहिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। प्रभेंदु थोड़ी देर सोचता है, फिर एक कंडीशन रखता है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं जरूर जाऊंगा। माधुरी बिना हेजिटेशन के मान जाती है और फिर एक इंसान और एक आत्मा साथ में फ्लाइट में बैठकर मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जर्नी शुरू होते ही एक और क्लू सामने आता है। माधुरी अचानक कहती है, मरने से पहले मैं लास्ट टाइम बैंगलोर गई थी। अब पजल और गहरा हो चुका था। मुंबई पहुंचते ही उनका स्वागत एक लड़की करती है, दिव्या। वो प्रभेंदु को रिसीव करने आती है, प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंट और कहीं न कहीं इमोशनल भी। लेकिन प्रभेंदु उसे ये नहीं बताता कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि कुछ सच्चाइयां बताने से ज्यादा छुपाने में सेफ लगती हैं। मुंबई पहुंचने के बाद दिव्या उसे कामली बताती है, तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रुकना होगा और जब भी फ्री हो हमारे साथ डिनर ज्वाइन करना। उसकी आवाज प्रोफेशनल थी, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन साफ महसूस होता है। दिव्या पहले से ही अपने रीसेंट ब्रेकअप से टूट चुकी थी, लेकिन जब भी वो प्रभेंदु के साथ होती उसकी टोन बदल जाती। वो हंसती, बातें करती, जैसे कुछ देर के लिए अपने दर्द को भूल जाती हो। और ये चेंज कोई और नहीं, माधुरी सबसे पहले नोटिस करती है। वो प्रभेंदु को क्वाइटली सजेस्ट करती है, इस लड़की के साथ डिनर पर जाना, उसे तुम्हारी जरूरत है। शुरुआत बस एक डिनर से होती है, फिर मीटिंग्स बढ़ती हैं, कॉन्वर्सेशंस लंबी होती जाती हैं और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये कोई सडन लव नहीं था, ये वो कनेक्शन था जो धीरे धीरे बनता है जब दो लोग अपने अपने खालीपन को एक दूसरे में भरने लगते हैं। एक दिन माधुरी खुद प्रभेंदु से कहती है, एक लड़की होने के नाते मैं समझ सकती हूँ, दिव्या तुमसे प्यार करने लगी है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन कहीं न कहीं हल्की सी कसक भी छुपी थी। तुम उसे बाहर ले जाओ और प्रपोज कर दो, उसका ब्रेकअप हुआ है, वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगी। प्रभेंदु कुछ देर सोचता है, फिर खुद से ही अग्री कर लेता है, शायद मुझे ये करना चाहिए। लेकिन जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। अगले ही दिन बिना किसी क्लियर रीजन के वो मुंबई से निकलकर सीधे केरला पहुंच जाता है, जैसे उसके अंदर कुछ उसे वहां जाने के लिए खींच रहा हो। केरला पहुंचते ही दिव्या का कॉल आता है, मेरे यहाँ वेडिंग है, तुम्हें आना होगा। और बिना ज्यादा सोचे प्रभेंदु हाँ बोल देता है। अब प्रॉब्लम सिंपल थी, वहां पहुंचना कैसे है। माधुरी कैजुअली सजेस्ट करती है, तुम्हारे पास कार है, उसी से चले जाओ, अच्छा लगेगा। लेकिन ये सजेशन प्रभेंदु के लिए इतना सिंपल नहीं था। वो हल्का सा रुकता है और धीरे से बोलता है, मुझे पापा से मांगनी पड़ेगी। उसके लिए ये सिर्फ कार मांगना नहीं था, ये उस डिस्टेंस को क्रॉस करना था जो सालों से बना हुआ था। इतने समय से बात नहीं की और अब अचानक किसी काम के लिए जाऊं, अजीब लगेगा। ये हेजिटेशन ईगो नहीं था, ये गिल्ट था। माधुरी उसे समझाती है, तुमने ट्राई ही नहीं किया, क्या पता उनका रिएक्शन अलग हो। ये सिंपल बात थी, लेकिन इम्पैक्ट डीप था। पहली बार प्रभेंदु अपने पिता के कमरे के सामने खड़ा होता है, दरवाजा खोलता है और जो देखता है वो उसे अंदर से हिला देता है। उसके पिता, जो हमेशा स्ट्रांग दिखते थे, अब कमजोर हो चुके थे। उनकी हालत ठीक नहीं थी। उस पल प्रभेंदु को रियलाइज होता है कि वो अपने ही घर में कितना एब्सेंट रहा है। और तभी उसकी नजर उस डॉग पर पड़ती है, वही डॉग जिसे लेकर कभी इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। आज वही डॉग उसके पिता के पास बैठा था और वो उसे प्यार से सहला रहे थे। वो सीन उसके अंदर कुछ तोड़ देता है। उसे समझ आता है, उस दिन उनके गुस्से के पीछे नफरत नहीं थी, बस एक मोमेंट का रिएक्शन था। और उसने उस एक पल को सालों की दूरी बना दिया। अब उसे सच दिखने लगता है, गलती उनकी नहीं, मेरी थी। उस दिन के बाद प्रभेंदु बदल जाता है। उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो अपने पिता से बात करता है और बिना किसी ड्रामा के उनसे कार ले लेता है। इस बार ईगो नहीं था, बस एक सिंपल कनेक्शन था। फिर वो निकल पड़ता है केरला, दिव्या की वेडिंग के लिए। उसके साथ माधुरी भी होती है, एक इंसान और एक आत्मा, एक ही कार में एक ही सफर पर। वेडिंग का माहौल, लाइट्स, म्यूजिक, डांस। प्रभेंदु और दिव्या साथ में वक्त बिताते हैं, हंसते हैं, डांस करते हैं। कुछ पल के लिए सब परफेक्ट लगता है,
लेकिन हर परफेक्ट मोमेंट किसी और के लिए पेनफुल हो सकता है। मधुरी ये सब देख रही होती है और उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। वो इमोशन जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी अब धीरे धीरे शेप लेने लगता है। वापस आते वक्त रोड साइलेंट होती है। कार के अंदर भी एक अजीब सा सन्नाटा होता है और तभी मधुरी अचानक बोलती है, मुझे तुम पसंद हो। कुछ सेकंड का पॉज, फिर वो आगे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये वर्ड्स अचानक नहीं थे, ये वो फीलिंग्स थी जो धीरे धीरे बन रही थी, बस अब सामने आ गई थी। और यहीं से स्टोरी एक डेंजरस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करती है। जैसे ही ये वर्ड्स मधुरी के मुंह से निकलते हैं, प्रभेंदु एकदम फ्रीज हो जाता है। ये वो चीज थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाता, फिर धीरे से लेकिन पूरी क्लैरिटी के साथ कहता है, तुम एक आत्मा हो और मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ। उसकी आवाज में हार्शनेस नहीं थी, लेकिन रियलिटी बहुत साफ थी। अगर मैंने तुमसे प्यार किया तो वो प्यार नहीं होगा, वो पोजेशन होगा। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक बाउंड्री थी जो वो खींच रहा था। वो आगे कहता है, कल तक तुम खुद मुझे दिव्या के पास भेज रही थी और आज तुम ये सब बोल रही हो। ये सुनकर मधुरी खुद कंफ्यूज हो जाती है। वो धीरे से कहती है, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। उसकी आवाज अब कमजोर पड़ने लगती है। मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देती हूँ, मेरी दुनिया में अब कोई और नहीं है। ये वर्ड्स पॉसेसिव नहीं थे, ये लोनलीनेस का सबसे रॉ फॉर्म था। इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहती हूँ, हमेशा। लेकिन प्रभेंदु अब खुद को रोक नहीं पाता। वो साफ कह देता है, मैं जिंदा हूँ और तुम नहीं हो। हम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। ये वर्ड सच्चाई थे, लेकिन किसी को तोड़ने के लिए काफी थे। मधुरी का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में दर्द और फिर गुस्सा दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। वो अचानक तेज आवाज में बोलती है, मुझे बार बार भूत मत बुलाओ, और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। कार के अंदर एकदम साइलेंस छा जाता है। प्रभेंदु तुरंत ब्रेक लगाता है और बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगता है। कुछ दूरी पर वो उसे देखता है। मधुरी अकेली बैठी होती है और रो रही होती है। वो रोना किसी इंसान जैसा नहीं था, वो एक अधूरी आत्मा का दर्द था। प्रभेंदु धीरे धीरे उसके पास जाता है और बिना कुछ बोले उसे हग कर लेता है। ये हग प्यार का नहीं था, ये समझ का था, एक कनेक्शन का। और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। मधुरी के अंदर जैसे कोई लॉक्ड डोर खुल जाता है। फ्लैश मेमोरीज, आवाजें, सब कुछ एक साथ वापस आने लगता है। अब कहानी पास्ट में चली जाती है। मधुरी अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, उसका असली नाम था माया मैथ्यूज। ऊटी एक शांत जगह जहां उसकी फैमिली एक टी एस्टेट चलाती थी। वो एक नॉर्मल लड़की थी जो बैंगलोर में पढ़ाई कर रही थी और वहीं वो किसी से प्यार कर बैठी थी। एक सिंपल लव स्टोरी, लेकिन हर लव स्टोरी सिंपल नहीं रहती। माया अपने पेरेंट्स को ये सब बताने ऊटी आती है। उसके फादर सरप्राइजिंगली रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसकी मदर इस रिश्ते को साफ मना कर देती है। हम क्रिश्चियन हैं और वो हिंदू है। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये एक दीवार थी। माया उन्हें मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार वो डिसाइड करती है, मैं उन्हें उस लड़के से मिलवाऊंगी, शायद फेस टू फेस मिलकर सब ठीक हो जाए। वो अपने पेरेंट्स को लेकर जाती है और उस लड़के का इंतजार करने लगती है, लेकिन वो लड़का कभी आता ही नहीं। टाइम गुजरता है और माया के अंदर डाउट ग्रो होने लगता है। क्या उसने मुझे धोखा दिया? और तभी उसकी मदर बोलती है, मुझे पता था वो नहीं आएगा, वो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। ये वर्ड्स माया को अंदर से तोड़ देते हैं। गुस्से में वो तुरंत कार से बाहर निकलती है और उसी पल एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मार देता है। सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स साफ कह देते हैं, ब्रेन डेड चांसेस नहीं है। अब फैसला फैमिली के हाथ में था। उसके फादर उसके ब्रदर के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हम उसे जाने दें? ये डिसीजन आसान नहीं था। उसका भाई टूट जाता है और दर्द में चिल्लाता है, हाँ, उसे जाने दो। और इसी के साथ माया की स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है, या शायद वहीं से शुरू होती है। प्रेजेंट में वापस। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। माधुरी अब माया बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब कंफ्यूजन नहीं था, सिर्फ शांति थी। वो हल्के से मुस्कुराती है और प्रभेंदु से कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे सब याद आ गया, अब मुझे शांति मिल गई है। ये वर्ड्स सिंपल थे, लेकिन उनके पीछे एक पूरा सफर था। अब मुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वो धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने शांत हो जाती है और फिर गायब। इस बार वो वापस नहीं आती। प्रभेंदु कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, जैसे कुछ खो गया हो या शायद कुछ पूरा हो गया हो। इसके बाद वो माया का एड्रेस ढूंढता है और उसके घर जाता है। वहां उसकी फोटो के सामने खड़ा होकर उसे श्रद्धांजलि देता है और सोचता है, मैं इतने समय तक एक ऐसी आत्मा के साथ रहा जिसका असली चेहरा भी मुझे नहीं पता था। फिर वो वापस लौटता है अपनी पुरानी जिंदगी में।
रुपेश अब ठीक हो चुका था तो प्रभेंदु सारा काम उसे दे देता है और खुद वापस लौट जाता है अपने असली पैशन की तरफ, म्यूजिक। अब वो फिर से गिटार उठाता है, लेकिन इस बार वो पहले वाला इंसान नहीं है। अब उसके अंदर एक्सपीरियंस है, पेन है और एक अधूरी कहानी की याद है। दिव्या उसके साथ रहती है और उसके साथ उसकी लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाती है। शोज, सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ मिलने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में एक हिस्सा हमेशा रहेगा जो किसी और का था, और यहीं कहानी खत्म होती है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो शायद आप मिस कर गए हों। जब प्रभेंदु अंत में माया के घर पहुंचता है और उसकी फोटो देखता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, तुम वही लड़के हो ना जिससे माया प्यार करती थी? और प्रभेंदु का जवाब हाँ में होता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब माया एक रूह बनकर प्रभेंदु के पास आई थी, तब न तो प्रभेंदु उसे पहचान पाया और न ही माया को अपनी पहचान याद थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किस्मत का एक क्रूर खेल था। माया की मौत एक भयानक एक्सीडेंट में हुई थी और उस सदमे, ट्रॉमा की वजह से वो अपना चेहरा और पहचान तक भूल चुकी थी। उसे बस प्रभेंदु के गिटार की वो धुन याद थी जो उसे खींचकर उसके पास ले आई। वहीं प्रभेंदु उसे बस एक भटकती हुई अनजान आत्मा समझकर उसकी मदद कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस माधुरी के साथ वो दिन रात बिता रहा है वो असल में वही माया है जिसके लिए वो सालों पहले तड़पा था। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, आयरनी है कि वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे फिर भी अनजान थे। और अंत में जब प्रभेंदु ने उसे गले लगाया तो उस पुराने प्यार के एहसास ने ही माया की खोई हुई यादें वापस लौटा दी। यानी वो अनजान बनकर मिले ताकि एक दूसरे को मुकम्मल कर सकें। तो दोस्तों, ये थी सर्वम माया की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसी ही स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में।